हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल विल बी हेल्दी एंड वेल्दी। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कल हमारे ग्रेड 10 का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। स्टूडेंट्स स्कोर्ड गुड मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। क्योंकि हो सकता है आपकी भी फैमिली में किसी का रिजल्ट आया हो, कोई 10th में पढ़ता हो। तो स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का जो रिजल्ट है 10th और 12th का, दोनों का ही बहुत अच्छा रहा। हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए हैं। तो अब आपकी बारी है बेटा। नाउ दिस ईयर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और उसके लिए आपको रेगुलर स्टडीज करनी है, एफर्ट्स करनी है। और एंड दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ that yesterday we have discussed about the capital structure, that where you are going to decide the financing pattern. Financing pattern means that there are two types of sources of funds, owners funds and borrowed funds. Owners fund को जहां हम इक्विटी का नाम देते हैं, borrowed funds को जहां हम डेट का नाम देते हैं। तो you need to make a proportion of these two sources, and this type of proportion you have to make which will increase your earning per share. Earning per share वही हमारा maximize shareholders wealth। तो ये हमारा एम है। अब उसके लिए आपको कंसिडर करना है कि कौन कौन से आपको सोर्सेज चीपर पड़ेंगे, या आपके क्या हर सोर्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। आपने वो कंपैरिजन करके देन यू हैव टू चूज द बेस्ट मिक्स, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि आपके डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होगा दैट विल हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हमने यही देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जो आपके अर्निंग पर शेयर को बढ़ाए, और आपकी जो लायबिलिटीज है, कमिटमेंट्स है, वो भी आराम से पूरी हो जाए। मतलब जो आपने डेट बोरो किए हैं, जो पैसा बोरो किया है, वो आराम से दे पाओ, और आपके जो शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिटर्न उनको चाहिए, दैट यू आर एबल टू पे। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है आपका जो कैपिटल में, टोटल कैपिटल में आपका डेट का प्रोपोर्शन, what will be the proportion you are going to add in your total capital, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। एंड दिस इज द मेजर डिसीजन, दैट क्रूशियल डिसीजन, कि अगर आपने डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल में ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, आपको एक लिमिट तक आपको बेनिफिट तो होगा, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देगा। आपकी लायबिलिटीज, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, वो आपको टाइम पे पूरी करनी है। क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट, वो आपको टाइम पे पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो दैट मीन्स ये सारी बातें सोच के आपने डेट को ऐड करना है, क्योंकि आपके लिए कमिटमेंट बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, यू हैव टू पे। जो हमारे ऑनर्स फंड है वो तो हमारे अपने हैं, चलो आप अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर सकते हो, किसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वी आर नॉट पेइंग डिविडेंड दिस ईयर, तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आपने डेट का डेट ऐड करना है, उसके लिए आपको मेजर ध्यान रखना है। और उसके लिए मैंने आपके साथ कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। उस न्यूमेरिकल में क्या था कि एक्स लिमिटेड है, उनके पास क्या है, टोटल फंड्स है 30 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट उनको एनुअली देना पड़ता है, दैट इज एट 10% एनुअली। टैक्स रेट 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट्स अनदर नेम इज कैपिटल प्रॉफिट अर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपकी अर्निंग अभी टैक्स नहीं पे किया, इंटरेस्ट नहीं पे करा, उससे पहले जो आपकी अर्निंग है वो हमारी ईबीआईटी कहलाती है, वो है 4 लाख रुपीस। अब हमने डेट की 3 सिचुएशंस हमने डिसाइड की थी कल। दैट मींस वी हैव टेकन 3 सिचुएशंस दैट वी हैव एडेड डेट। फर्स्ट सिचुएशन वेयर that we have not added debt at all, and second situation we have added 10 lakh rupees as a debt। ये debt का proportion है। मतलब टोटल कैपिटल, टोटल फंड्स। बेटा टोटल फंड्स का मतलब क्या है? टोटल फंड्स मींस आपकी इक्विटी प्लस डेट। तो मतलब इसमें क्या क्या शामिल होगा? आपका इक्विटी प्लस डेट। तो ये याद रखना, टोटल फंड्स में आपका इक्विटी और डेट दोनों शामिल है। तो अब ये 30 लाख में से आपका डेट का प्रोपोर्शन यहाँ पे कितना है? फर्स्ट में आपका नील है,
second 10 lakh rupees, third 20 lakh rupees. Now we will see the effect on earning per share. तो हमने कल ये डिस्कस किया था, मैंने अगेन आपके लिए लिख दिया ताकि आपके लिए रिकैप हो जाए, आसानी हो जाए समझने के लिए, क्योंकि जो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, दैट अनदर पार्ट, सेकंड स्टेप, दैट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. तो आपके लिए समझ के लिए, आपके अच्छे समझने के लिए, आसानी के लिए रिकैप कर रहे हैं. अब देखो हमने ये किया है ईपीएस एनालिसिस. ईपीएस क्या? अर्निंग पर शेयर. और ईबीआईटी दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब इसको एनालिसिस हमने कैसे करना है? फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट ईबीआईटी. ईबीआईटी दैट इज गिवन 4 लाख रुपीस. 4 लाख हमने तीनों सिचुएशन, ये चाहे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 सिचुएशंस वी हैव रिटन टुगेदर. अब यहाँ पे ईबीआईटी हमने सारी लिख ली, सबके लिए ईबीआईटी सेम है. सेकंड में इंटरेस्ट हमने डिडक्ट करना है. इंटरेस्ट, भाई वी नीड टू पे इंटरेस्ट बिकॉज वी हैव बोरोड द फंड्स. अब जब पे, लेकिन हमारी जो सिचुएशन 1 है, वी हैव नॉट बोरोड एनीथिंग. जो हमारा 30 लाख है, टोटल 30 लाख रुपीस वी हैव कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स. हमने बोरो कुछ किया ही नहीं है फर्स्ट केस में, तो हम इंटरेस्ट क्यों देंगे? तो इंटरेस्ट तो कोई देना ही नहीं है, तो वो गया हमारा नील. उसके बाद हमारे पास ये अमाउंट आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें हमने टैक्स अब माइनस करना है. टैक्स कितना? 30% है. अब 30% किस पे दोगे आप? अर्निंग पे, जो आपकी बिफोर टैक्स आई है उस पे. ये याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि ये जो हमने टैक्स पे करना है, कौन से अमाउंट पे पे करना है. सिंपल सी बात है, जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उस पे आपने टैक्स लगाना है. तो 1,20,000. फिर हमारा ये क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स. एंड देन वी नीड टू राइट द नंबर ऑफ शेयर्स, ताकि आप अपनी अर्निंग पर शेयर निकाल पाओ. अब नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैसे मिलेंगे? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको टोटल फंड्स दिए हैं, टोटल फंड्स में आपने यहाँ पे टोटल फंड्स, या मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, जगह कम है. टोटल फंड्स कितने हैं? 30 लाख रुपीस. माइनस क्या करना है आपने? डेट का प्रोपोर्शन. तो पहले केस में डेट का प्रोपोर्शन क्या है? 0. तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 30 लाख. तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शेयर कैपिटल. समटाइम्स इन क्वेश्चंस द न्यूमेरिकल, द शेयर कैपिटल डायरेक्टली इट इज गिवन, नो नीड टू कैलकुलेट, no need to that reduce or no need to subtract debt from the total funds. तो हमारे पास शेयर कैपिटल कभी क्वेश्चंस में हमें शेयर कैपिटल दी होती है. अगर दी होगी तो आपने वो अमाउंट यूज करना है. इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. क्या है कि आपने टोटल फंड में से क्या करना है? टोटल फंड हमारे लिए है, उसमें से आपने डेट का प्रोपोर्शन माइनस कर देना है. तो उससे क्या आएगी? आपकी शेयर कैपिटल आएगी. अब वो शेयर कैपिटल हमारे पास आई है. अब वो शेयर कैपिटल का आपने क्या करना है? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर. तो आपने फेस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है किससे? शेयर कैपिटल से. अब फेस वैल्यू क्या है? एक शेयर की कीमत. जनरली हम 10 रुपए कहते हैं, 100 रुपए कहते हैं. तो आपके क्वेश्चन में जितनी दी होगी, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल यूज. अगर 10 रुपए दिया है, 200 रुपए दिया है, 100 रुपए दिया, आप वो यूज करनी है. बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यू नीड टू एज्यूम. तब आप कुछ मान के चलोगे. आप 10 रुपए मान लो या 100 रुपए मान लो, या आपकी चॉइस है. तो 10 रुपए मानोगे आपका आंसर अलग आएगा, 100 रुपए मानोगे अलग आएगा. कोई चिंता की बात नहीं है, आपका आंसर सही होगा. डोंट वरी. ये नहीं कि 10 रुपए मानो या 100 रुपए मानो, आंसर सेम आएगा, अर्निंग पर शेयर सेम आएगी, ऐसा नहीं होगा. वो डिफरेंट आएगी, लेकिन हमारा आंसर सही होगा. तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? हमारे पास शेयर कैपिटल आ गई. शेयर कैपिटल पहले केस में कितनी आई? 30 लाख. अब हमने क्या करना है? फेस वैल्यू से आपने डिवाइड करना है इसको. तो फेस वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी नहीं हुई, तो हमने क्या किया? हमने एज्यूम कर लिया. एज्यूम 10 रुपीज. तो आपने वो 10 रुपए एज्यूम किया. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 30 लाख डिवाइडेड बाय 10. 30 लाख रुपीज. हम यहाँ पे शेयर कैपिटल अमाउंट की बात कर रहे हैं. अमाउंट को हमने किससे डिवाइड किया? हमने 10 रुपए से डिवाइड किया. वो क्या है? फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर. तो हमने उससे डिवाइड किया. तो अब हमारे पास आएगा क्या? नंबर ऑफ शेयर. अमाउंट नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले स्टूडेंट्स ने ये ऐसी मिस्टेक्स की हैं कि उनको ये नहीं पता था ये रुपीस है या कि नंबर ऑफ शेयर्स है. तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ शेयर. तो पहले केस में नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? हमारे पास 30 लाख को हमने डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास आ गए 3 लाख. ये हमारे 3 लाख नंबर ऑफ शेयर है इन फर्स्ट सिचुएशन. अब हमने इसको क्या करना है? वी नीड टू डिवाइड दिस नंबर ऑफ शेयर विद द अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो उससे आपकी क्या आएगी? अर्निंग पर शेयर. तो ये मैंने ऐसे बता दिया.
अब चलो सेकंड भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा डेट का अमाउंट डिफरेंट है, तो आपके जो कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, तो आगे जो है हम डिस्कशन डिटेल में नहीं करेंगे। तो हमारा सेकंड सिचुएशन क्या है, सेम ईवीआईटी 4 लाख रुपीस, देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट। अब भाई इंटरेस्ट किस पे लगेगा, याद रखना बोरोड फंड्स पे लगेगा, और टोटल फंड्स पे नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं 30 लाख के इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। भाई इसमें तो आपकी इक्विटी और डेट दोनों शामिल है, आपने सिर्फ बोरोड फंड्स, आपने सिर्फ डेट प्रपोर्शन पे आपने इंटरेस्ट लगाना है। तो हमारे सेकंड सिचुएशन में डेट कितना है, इट इज ऑफ 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस का आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो 10% आपका 10 लाख का कितना हो गया, 1 लाख रुपीस। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 लाख रुपीस, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, व्हाट हैज कम, दैट 3 लाख रुपीस। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट टैक्स आल्सो। अब टैक्स किस पे लगेगा, ये इस अमाउंट पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे। तो दैट हाउ मच, 30%। 30% ऑफ 3 लाख 90,000। तो 90,000 हमने माइनस किया, हमारे पास अमाउंट क्या आ गया, 2,10,000। ये अमाउंट क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को अब आपने क्या करना है, वही नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए आपको। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप क्या करोगे, वही ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे टोटल फंड कितने हैं, टोटल फंड है 30 लाख, उसमें से आपने क्या माइनस करना है, डेट का प्रपोर्शन 30 लाख। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, माइनस 10 लाख। तो 10 लाख का हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी आ गई, नाउ 20 लाख। मतलब आपके पास शेयर कैपिटल है अब 20 लाख। तो 20 लाख को आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 लाख को आपने डिवाइड करना है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू वही एज्यूम कर लो, या क्वेश्चन में दी होगी। तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ गए 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो 2 लाख से हमने यहाँ लिखा। अब 2 lakhs को हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स से डिवाइड करना है, ये हमारी आ गई अर्निंग पर शेयर। मतलब सब कुछ दे दो के हमारे पास जो हमारे पास पर शेयर अर्निंग बची है वो इतनी बची है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जहां पे हमारे डेट था 0। उसके बाद सेकंड केस जहां डेट था 10 लाख, और थर्ड केस जहां था डेट 20 लाख। तो हमारी अर्निंग पर शेयर देखो, जब डेट 0 था, कंपनी कंपनी के पास जब डेट 0 था, तो दे हैव अर्न्ड 0.93। और जब कंपनी ने डेट को ऐड किया, 10 लाख ऐड किए, तो उनकी अर्निंग क्या हो, इंक्रीज होगी बेटा, 0.93 से 1.05 होगी। और उसके बाद जब हमने डेट को और ऐड किया 20 लाख रुपीस, तो हमारी अर्निंग क्या होगी, 1.40। तो मतलब देखो यहाँ से ये बढ़ती ही जा रही है। मतलब क्या, जितना आप डेट ऐड करोगे आपकी अर्निंग शेयर बढ़ती जाएगी। अब ये जब आपकी अर्निंग शेयर बढ़ती जाएगी, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब जब आपका जो आपका डेट का प्रोपोर्शन आपने ऐड किया है, उससे अगर आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, तो इट मींस इट इज इन योर फेवर, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। मतलब वो डेट का प्रोपोर्शन आपके लिए फेवरेबल रहा, उसने आपकी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया। अब इसका एक और तरीका है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल फंड्स कह लो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईबीआईटी हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 30 लाख इनटू 100। तो बेटा अब हम इसको अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 13.66। तो ये हमारे पास आ जाए 13.33। तो ये आपके पास रिटर्न आई 13.33। अब हमने शुरू से क्या पढ़ा है कि जो आपकी कॉस्ट हो उससे आपके बेनिफिट हमेशा ज्यादा होने चाहिए। जो आप पे करो उससे आपके जो अर्निंग हो, इनकम हो, प्रॉफिट्स हो, वो हमेशा ज्यादा हो, रिटर्न है वो हमेशा ज्यादा हो। तो हमने अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है हमने किससे, इंटरेस्ट रेट से। अब हमारी रिटर्न कितनी आई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने कैपिटल लगाई थी उस पर हमारे पास रिटर्न कितनी है, अर्निंग कितनी हुई, 13.33%। अब हमारे पास हम इसमें इस केस में हम अगर डेट ऐड करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, वो है हमारे पास 10%। मतलब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 13.33%। और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, मतलब आप ये सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, आपकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, 13.33 रुपीज, एग्जांपल दे रही हूँ।
और आपने अपनी जेब में से कितने देने हैं? 10 रुपए। मतलब 13 रुपए 33 पैसे आपके पास आ रहे हैं and you need to pay 10 rupees out of this. So can you pay it easily? Yes, very good. Right answer that you can pay it easily. क्योंकि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं? 13 रुपए और आपने देने कितने? 10 रुपए। मतलब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस केस में ज्यादा है। मतलब रिटर्न ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से या आपके इंटरेस्ट रेट से या आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से। तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से आपकी रिटर्न ज्यादा होगी तो वो आपके लिए फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा। मतलब यहाँ इस कैलकुलेशन से और इस कैलकुलेशन से हमने क्या जाना कि दैट व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट इन टोटल कैपिटल इट if it is going to increase earning per share or that return on investment is more than that cost of debt तो हमारे पास क्या होगा फाइनेंशियल फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा। मतलब फेवरेबल होगा आपके लिए वो प्रपोर्शन जो आपने डिसाइड किया था कितना। जैसे कि अगर हम 10 कर रहे थे ऐड तो हमारी अर्निंग पर शेयर 1.05 थी और जब हमने और ऐड किया 1.40 हो गई। तो ये क्या है आपके फेवर में जा रही है बात में, आपका जो अर्निंग पर शेयर है बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये हमारा फेवरेबल है। अच्छा अब भाई आप कहोगे फेवरेबल ही बताए जाओगे, आपने अर्निंग पर शेयर का इंक्रीज करना तो बता दिया, लेकिन हम कहते हैं कि डोंट गो बियॉन्ड द बियॉन्ड सम लिमिट। मींस डोंट ऐड डेट बियॉन्ड सम लिमिट। मतलब अपना जो डेट है उसको एक लिमिट से ज्यादा यूज ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि इट इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज आपकी कमिटमेंट्स ऑन टाइम बढ़ जाती हैं। तो यू हैव टू पे दैट principal amount, we have to pay on time, we have to pay interest rate on time, interest amount on time। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज बन जाती हैं, इसलिए हमें ज्यादा लिमिट से डेट पे नहीं करना ऐड नहीं करना चाहिए। तो उसका रीजन उसका जो हम न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे करेंगे आपको बताते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल है। अब हम चलते हैं एक्स वाई हमने किया था, एक्स वाई में हमारा ये सारा ये हमारी सिचुएशंस थी। अब हमने सिचुएशन सेम है, ऑल द थिंग्स विल बी सेम, टोटल फंड्स इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट। अब यहाँ पे ईबीआईटी जो है हम 4 की जगह कर देते हैं 2 लाख, 4 की जगह 2 लाख करती। नाउ वी विल सी दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस दैट डेट प्रोपोर्शन ऑन आवर अर्निंग पर शेयर। मतलब जो अब हमारा जो अर्निंग पर शेयर पे इस डेट को ये जो हमारे ये जो डेट का प्रोपोर्शन है उसका हमारी ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा। हमारी बाकी सारे सिचुएशंस सब कुछ सेम है, जस्ट वी हैव चेंज्ड द अमाउंट ऑफ ईबीआईटी। हमने अर्निंग अपनी 4 से 2 कर दी। तो अब इसका इफेक्ट देखना है अर्निंग पर शेयर पे। चलो लेट अस डू दैट। अब यहाँ पे देखो 4 की जगह हम 2 करेंगे। बेटा फॉर टाइम सेविंग हमें देखो हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है तो इसलिए हमें कई चीजें करनी है। हो सकता है हम आज फैक्टर्स पूरे ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो भी करना है डिटेल में करना है, आराम से करना है। हाँ जी बेटा, हमारे पास अब ईबीआईटी है, अब हो गई है 2 लाख। नाउ इट इज 2 लाख एंड नाउ वी नीड टू पे इंटरेस्ट। वही सेम है जैसे कि हमारे पास पहले केस में क्या है नील, तो हमारे पास नील होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा 2 लाख रुपीज। अब उसके बाद हमने टैक्स पे करना है। बेटा टैक्स जो है अब आपने 2 लाख पे करना है, पहले आपने 4 पे किया था, अब 2 पे करोगे। तो हमारे पास 30% हमें 2 लाख का चाहिए, तो वो कितना आ गया 60,000। ऐसा करते हैं, I will erase which is not required। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ गया 2 लाख में से। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस टैक्स अमाउंट। नाउ 1,40,000 विल कम। अब नंबर ऑफ शेयर देखो वही हमने, टोटल फंड्स कोई चेंज नहीं है, उसमें से हमने डेट का प्रोपोर्शन माइनस करना है। डेट हमारा नील है, 30 लाख माइनस 0 वो हमारा हो गया 30 लाख। हमारी शेयर कैपिटल 30 लाख, शेयर कैपिटल को आपने फेस वैल्यू 10 रुपए से डिवाइड करना है 3 लाख। तो आपके नंबर ऑफ शेयर वो सेम ही रहेंगे क्योंकि हमने और कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स वो चेंज हुई है। तो हमारे पास बाकी ये सारा सेम रहेगा, दैट नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास सेम रहेंगे।
Now that what will be the EPS? Now we need to do that. We need to divide 1,40,000 with this 3 लाख. तो हमारे पास यहाँ पे ईपीएस कितनी आ गई? 0.47. ये हमारी ईपीएस आ गई 0.47. अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड सिचुएशन. अब भाई 2 लाख ईबीआईटी है, हमने इंटरेस्ट रेट माइनस करना है. भाई डेट कितना है? 10 लाख. वही 1 लाख हमने माइनस करना है. तो यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 1 लाख. 2 लाख माइनस 1 लाख, नाउ 1 लाख. अब यहाँ पे 1 लाख में से हमने क्या देना है? टैक्स देना है. टैक्स 1 लाख पे 30%, वो कितना आ गया? 30,000. तो यहाँ आपके पास कितना बचा? नाउ 70,000. और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? वही 2 लाख है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? 0.35 अर्निंग पर शेयर. उसके बाद हम थर्ड सिचुएशन में जाते हैं. 2 लाख है हमारे पास. जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है? 20 लाख. 20 लाख के ऊपर हमें 10% देना है, तो वही 2 लाख. तो बेटा ये देखो, ये मैंने इसलिए रख किया है कि आप ये देखो कि 2 लाख में से हम 2 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. मतलब जो अर्निंग आई, सेम दैट फुल अमाउंट वी आर गोइंग टू पे एज एन इंटरेस्ट. तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बचा निल. तो अब आपने टैक्स देना है. भाई टैक्स किस पे देंगे? अर्निंग तो हमारे पास 0 है, तो नाउ इट इज ऑल्सो निल. तो आपकी नंबर ऑफ जो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है, वो भी हमारे पास निल है. तो आपने क्या करना है? आपकी जो है ईपीएस अर्निंग पर शेयर, वो भी क्या होगी? वो भी निल होगी. तो ये क्या हुआ? देखो आप इस सिचुएशन में देखो, हम सीधा सिर्फ इस पे जाएंगे. अर्निंग पर शेयर जो पहले 0.47 थी, नाउ इट हैज बिकम 0.35. मतलब निल. अगर हमारे डेट जो थे 0 थे, तब तो हमारे पास 0.47 अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे हमें 0.47 पैसे बच रहे थे. लेकिन अब यहाँ पे अगर हमने डेट और ऐड किया, 10 लाख ऐड किया, तो हमारी 0.35 होगी अर्निंग पर शेयर. और जब हमने ऐड और किया डेट, मतलब हम बियॉन्ड लिमिट चले गए, अर्निंग से भी बाहर चले गए, तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर है निल हो गई. तो ये सिचुएशन क्या है? when you are going to add more debt or beyond some limit, it will reduce the earning per share or maybe that will be nil. तो इसको, ये कौन सा फाइनेंशियल लीवरेज है? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. इसको क्या कहते हैं? अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज. अनफेवरेबल क्यों? जो आपने डेट का प्रोपोर्शन ऐड किया, आपकी अर्निंग जो थी वो थी कम, आपने डेट कर लिया ज्यादा. भाई देखो, जब मेरी जेब में सारे 10 रुपए हो और मैं बोरो कर लूं 20 रुपए, तो पे कैसे करूंगी? तो फिर टैक्स भी उस पे क्या देना है? टैक्स तो प्रॉफिट पे दिया जाता है, अर्निंग पे दिया जाता है. जब बचा ही कुछ नहीं, दैट व्हाट विल यू पे? तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा दैट अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का प्रपोर्शन. मतलब डेट का वो प्रपोर्शन जो हमने ऐड किया हमारी अर्निंग कम होने के बावजूद, तो हमने उससे हमारा इफेक्ट क्या हुआ ईपीएस पे? हमारी ईपीएस कम होती होती खत्म हो गई. तो हमारे शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? व्हाट रिटर्न दे विल गेट? व्हाट इज द बेनिफिट टू देम टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी? तो यही एक चीज है कैपिटल स्ट्रक्चर. बिफोर चूजिंग the proportion of equity and debt in capital structure, you need to calculate this one. आपको, अच्छा, अब इसके साथ ही अब आरओआई भी करके देख लेते हैं कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट क्या है. मतलब आपकी जेब में कितने पैसे आए और कितने आपने देने हैं. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अगर हम वाई की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ईबीआईटी कितनी है? 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, वही 30 लाख. तो आपके पास कितना आया? अब हमारे पास क्या हो गया? उसका हाफ हो गया, 66.67 समथिंग दिस. अब हमारे पास रिटर्न कितनी बच रही है? 6-7 रुपए. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने किससे कंपैरिजन करना है? इंटरेस्ट से. इंटरेस्ट आपको कितना पे कर रहे हो? 10%. और आपकी रिटर्न कितनी आई है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 6.67. तो ये है 6.67. और आपका इंटरेस्ट जो है वो है 10%. तो भैया आपकी जेब में कितने आ रहे हैं? 6 रुपए, 7 रुपए. आपने पे कितने करने हैं? 10 रुपए. मतलब कॉस्ट आपकी रिटर्न से बढ़ गई है. रिटर्न इज लेस देन इंटरेस्ट. तो मतलब ये आपके लिए अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है. तो आपने जब भी अपने कैपिटल में
कंट्रीब्यूट करना है, एक मिक्स बनाना है, इक्विटी और डेट की प्रोपोर्शन डिसाइड करनी है, वो फाइनेंसिंग पैटर्न डिसाइड करना है, दैट वो डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज जो आपने यूज करने हैं, यूज इट केयरफुली आफ्टर डीप कैलकुलेशंस डिस्कशंस, देन यू विल मेक योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहां पे आपको पैसे चाहिए होंगे, तो ये आपके लिए चीजें बहुत काम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। एक हमारे पास टर्म आती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? कह रहा है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड चार्ज फंड्स। वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स का बढ़ना, कब बढ़ना? जब मतलब जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स मिलता है वो बढ़ता है, जैसे अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं वही। तो वो कब वो कह रहा है कि अगर प्रेजेंस फिक्स चार्ज फंड की प्रेजेंस है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब भाई फिक्स चार्ज फंड कौन से हैं? आपके डेट डेट मतलब आपका चाहे वो लोन हो जाए, वो चाहे आपके डिबेंचर्स हो जाए, चाहे वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए। देखो ये क्या है? फिक्स्ड चार्ज फंड इनको कह रहे हैं हम, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं। फिक्स्ड चार्ज फंड किसको कहते हैं? जिसके ऊपर आपको जो चार्जेस पे करने हैं वो फिक्स हैं, मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने अपना जो डिबेंचर इशू की है, यू हैव टू पे प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट ऑन टाइम विदाउट फेलियर। तो वो कह रहा है इसको फिक्स, ये हो गया हमारे डिबेंचर्स, चाहे वो लोन की बात करें। अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी जो हम डिविडेंड देते हैं वो भी होता है फिक्स्ड हमारा। हमने 11th में सारा पढ़ा था कि वी नीड टू पे डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट। डिविडेंड देते हैं, कई बच्चे तो इंटरेस्ट नेम ऐड कर देते हैं डिविडेंड की जगह, तो हमारे जो शेयर्स हैं उन पे हमें डिविडेंड मिलता है। तो फिक्स चार्ज फंड इसको क्यों ऐड कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को? क्योंकि हम एक प्रपोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि वही फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, कौन से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये हमारे जो फिक्स चार्ज फंड है, जितना हमने ऐड किया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर उससे हमारे प्रॉफिट्स में इंक्रीज होता है, हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है, तो वो कह रहा है उसका मतलब है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या हम कहेंगे फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। और अगर इससे कम होती है तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो ट्रेडिंग और इक्विटी मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड चार्ज फंड, जैसे कि हमारा एक्स केस था। तो ये हमारा है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने कैसे अपना एक जुडिशियस मिक्स तैयार करना है। उसमें हमने ध्यान रखना है कि हमारा मेन एम क्या है? टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। whatever decision we will take, whatever judicious mix, whatever mix we will prepare, whatever financing pattern we will prepare, जो हमने फाइनेंसिंग पैटर्न डिसाइड करना है, इक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन तैयार करना है, मतलब ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स का जो हमने रेशो लेनी है, वो हमने देखना है कि वो हमारी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाए, ना कि कम करे। यहाँ देखो, यहाँ पे तो खत्म ही होगी, और हमारे पास रिटर्न कितनी आ रही है? 6.67%। और हमने अगर जो डेट लिए हैं उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे कितना करना है? 10%। तो स्टूडेंट्स कीप रिमेंबर, होना क्या चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये अगर आपकी ज्यादा होगी तभी आपके लिए वो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज रहेगा, या फिर वो आपका बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जहां पे आपकी रिटर्न बढ़ रही है, जहां पे अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। अच्छा, ये करने के बाद अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने फैक्टर्स। देखो हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, कैलकुलेशंस हमने कर ली, लेकिन व्हेन बिजनेस इज गोइंग टू चूज द कैपिटल स्ट्रक्चर, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करने जा रहे हैं कि इक्विटी का इतना प्रपोर्शन रखना है या डेट का इतना रखना है, तो वो चूज करने में कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ capital structure. That means before choosing the capital structure, you need to consider some factors. आपको कुछ factors, कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आप वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आप मेन चीज क्या कह रही हो, जो आप इक्विटी और डेट, आपने इक्विटी और डेट का कितना प्रोपोर्शन रखना है, वो आपको मतलब कुछ फैक्टर्स आपको गाइड करेंगे। एंड व्हाट आर दैट फैक्टर? दीज आर द फैक्टर्स। पहले आपको सारे नाम बताती हूँ। अच्छा बेटा, कई बच्चे समटाइम्स दे आस्क, मैम इतने सारे फैक्टर्स,
14 फैक्टर्स आर गिवन। 4 कर लें, 5 कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लेते हैं। चलो मैम आप कह रहे हो तो 8 कर लेते हैं। बेटा कीप रिमेंबर समटाइम्स एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन। एक्सप्लेन risk consideration, explain debt service coverage ratio, explain capital structure of other company, explain flexibility, explain cash flow position। तो जब आपको वो ये नहीं कह रहे कि दे आर नॉट आस्किंग यू एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो आपको पॉइंट का नाम दे रहे हैं। By giving these names, 2 points, 3 points, they are giving these names and they are asking you to explain। तो फिर हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। और ये आपने सिर्फ इसी में नहीं करना है बेटा, all the topics from all the chapters you have to learn, you have to understand, you have to revise all the topics, all the points। आप एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते हैं। So students keep remember, चाहे देखो हमारे पास टाइम है, आप स्लोली स्लोली करो। हम ये नहीं कह रहे कि 14 पॉइंट्स आज ही कर लो, दैट यू टेक योर टाइम। 5 आज कर लिए, 5 कल कर लिए, या 14 है तो 7 यू विल डू टुडे एंड 7 यू कैन डू टुमारो। लेकिन करने आपने विद अंडरस्टैंडिंग और सारे करने। 14 ऑल 14 फैक्टर्स यू हैव टू डू। और उसका रीजन आप अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो यू कैन टेक लुक ऑफ दैट वीयर आर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। आप सीबीएसई की साइट पे जाइए, cbse.nic.in, उस पे आप अपने एग्जामिनेशन पे जाइए। एग्जामिनेशन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, उसमें आप क्वेश्चंस देखिए। या अगर आपके पास पास्ट पेपर की कोई बुक है, या फिर अगर आपके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते, तो आप मेरे को मैसेज कीजिए। आई विल सेंड यू इमेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो कीप रिमेंबर, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि जल्दी में भागेंगे, हम करेंगे स्लोली स्लोली वी विल डू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सबसे पहले आता है कैश फ्लो पोजीशन। देखो व्हेन यू आर गोइंग टू चूज द कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने बिजनेस के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करने जा रहे हो, जिसमें आप क्या करने जा रहे हो, हम देखने जा रहे हैं कि इक्विटी कितनी डालें। 40% इक्विटी, 60% डेट। फोर्टी परसेंट, 60%, 50%, 50%, और 60%, 40%। दैट मीन बिफोर टेकिंग द डिसीजन, ये आपकी सिचुएशन है कि आप कितना प्रोपोर्शन ऐड करने जा रहे हो, कितना इक्विटी से पैसे इकट्ठे करोगे, कितने डेट से। तो उसके लिए सबसे पहले फैक्टर है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन। अब वो कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है, आपकी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब आपकी क्या क्या पेमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट्स जानी है आपकी। आपकी जो हमने बात की थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके रेंट हो गए, सैलरी हो गई, टैक्स हो गया, ये कुछ खर्चे हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। These are the some expenses which you have to pay on regular basis without failure। तो आपने फिर ये देखना है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो। ये हमारे पेमेंट्स की बात हो गई। आपकी जो इनकम है, आपकी कितनी सेल हो रही है, कैश में हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है, आपको पेमेंट्स कब आती हैं, टाइमली आती हैं या डिले हो जाता है। तो ये हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो है। और बिजनेस के लिए पेमेंट्स में सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है दैट यू हैव टू परफॉर्म योर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस ऑन टाइम ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, आपके बिजनेस ऑपरेशंस। जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जो नॉर्मली आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, वो आपको रेगुलर चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस ऑपरेशंस हो गया। उसके बाद दूसरी बात होगी री इन्वेस्टमेंट की। री इन्वेस्टमेंट किसमें, आपकी फिक्स्ड एसेट्स में। तो वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आपकी कई बार देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, आपने कोई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो यू नीड फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये हमारे पास एक रीजन हो गया पेमेंट्स का, खर्चे का, एक्सपेंसेस। एंड थर्ड वन दैट मींस डेट सर्विस। अब भाई आपकी डेट की सर्विस, मतलब आपने जो कहीं से पहले से बोरो किया हुआ है, उसके लिए आपको क्या पे करना है। जैसे कि अगर हम लोन लिया हुआ है तो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है।
तो आपके लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट्स यू हैव टू पे ऑन रेगुलर बेसिस, ये आपकी कमिटमेंट्स हैं, लायबिलिटीज हैं। तो दैट एवरी बिजनेस हैज टू सी दैट उसके बिजनेस ऑपरेशंस आराम से चले, उसकी जो कहीं फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए आराम से। थर्ड, अगर उन्होंने कहीं से बोरो किया हुआ है या करना है तो वो आराम से पे हो जाए। That if they are planning to borrow from outside sources, then they have to pay how they will pay. तो ये हमारे को कैश फ्लो पोजीशन ध्यान में रखते हुए, that by considering these three things, the business will choose the capital structure. They will choose the proportion of equity and debt. तो उनके जो खर्चे हैं उसके हिसाब से वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, उनकी कैश फ्लो पोजीशन के हिसाब से वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर या इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन चूज करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टूडेंट देखो, दैट इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। भाई आप शेयर इशू करते हो किस लिए? यू नीड फंड्स, बिजनेस की बात कर रही हूँ। Business needs fund, they are going to issue shares, and the person who is going to invest money in your business, जो बंदा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? गुड रिटर्न, गुड रिटर्न, अच्छा हायर डिविडेंड, उसको डिविडेंड अच्छा चाहिए, रेगुलर चाहिए, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप ऐड करते हो डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा ज्यादा, तो हो सकता है आपकी, एक तो मैं हमने किया कि आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई, अब बढ़ गई तो आपके क्या है, आपके शेयर होल्डर्स विल बी वेरी हैप्पी। बट ये भी तो हो सकता है इफ यू हैव एडेड दैट डेट प्रोपोर्शन बियॉन्ड द लिमिट, और उससे आपकी जो है आपकी अर्निंग पर शेयर निल होगी या कम होगी, तो कम होगी तो आपके जो है जो शेयर होल्डर्स हैं दे वोंट बी हैप्पी। तो आपने ये देखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ रही है, मतलब हमारे शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमारी पूरी हो जाए। तो आपने ये देखना है कि प्रोपोर्शन आपका डेट का इतना ऐड हो जो आपकी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाए, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है, शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो, मतलब उनको अच्छी रिटर्न मिले। उसके बाद हमारे पास आती है बात फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ बेटा मतलब है कि देखो आप जैसे सपोज करो मुझे एक बंदे की 5,000 इनकम है, 5,000 उसको मंथली सैलरी मिलती है। अब 5,000 सैलरी मिलती है, अगर उसमें से वो 2,000 बोरो करता है किसी से, आउट ऑफ 5,000 2,000 ही कैन पे नॉर्मली, इजंट इट? वो 2,000 आराम से पे कर सकता है, फिर कितना बचेगा? 3,000। अगर उसने 3 बोरो कर लिया तो फिर भी 2,000 बचता है, 4 कर लेता है तो 1,000 बचता है, अगर 5 भी कर लेता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अब आप देखो कि अगर मेरे पास 5,000 आ रही है सैलरी और मैं 5 ही बोरो कर लेती हूँ, तो इन फ्यूचर कैन आई बोरो समथिंग? नो। तो यही बात है, इफ यू आर गोइंग टू प्लान अबाउट द मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें डेट का प्रोपोर्शन इतना रखो कि इफ इन फ्यूचर इन केस यू नीड मनी, यू वांट टू बोरो, यू कैन बोरो। जब 5,000 तनख्वाह है, 5,000 ही आपने बोरो कर लिए, तो अगर फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो 5,000 तो आपका ऑलरेडी चला गया, तो आपके बचा ही कुछ नहीं, तो आप बोरो करना है, कहां से पे करोगे? हाउ विल यू पे? मतलब जितनी मेरी इनकम आ रही है उतने मेरे खर्चे हो रहे हैं, तो मैं अगर बोरो करना भी चाहूँ, आई एम नॉट एबल टू बोरो। क्यों? बोरो करना चाहूँ कर तो सकता हूँ, लेकिन पे कैसे करना है? तो दिस विल बी द प्रॉब्लम। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज द प्रोपोर्शन, जब आप प्रोपोर्शन डिसाइड करने जा रहे हो इक्विटी और डेट का, तो डेट आप उतना ही शामिल करो कि जो आपकी फ्यूचर में बोरोइंग कैपेसिटी को इफेक्ट ना करे, कि कल को आप अगर फ्यूचर में बोरो करना चाहो, इफ यू वांट टू बोरो दैट यू कैन बोरो, मतलब अप टू फुल लिमिट, डोंट गो टू ऐड डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, मींस अप टू फुल लिमिट, मतलब यहाँ तक हम अपना डेट को, अपने आप को कर्जे में ना डुबो लें, ताकि कल को आपको जरूरत हो तो आप बोरो कर ही ना पाओ, बोरो कर पाओ लेकिन पे कैसे करोगे? सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी यू नीड टू कंसिडर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है उतना ही प्रोपोर्शन ऐड करो ताकि कल को गुंजाइश रहे कि आप कुछ ऐड कर पाओ डेट को, मतलब कुछ अगर आप बोरो करना चाहो यू विल बी एबल टू डू। उसके बाद हमारी बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट मीन्स ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, उसके ऊपर हमें रिटर्न कितनी आई, उसके ऊपर हमें अर्निंग कितनी आई, तो वो हमारी परसेंटेज यहाँ पे निकलती है। और हमारा मेन एम क्या है? दैट वी वांट टू सी दैट आवर रिटर्न शुड बी मोर देन द कॉस्ट।
मोर देन द इंटरेस्ट। हमारी जो रिटर्न है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा रहा। तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारे पास यही एक मेन रीज़न है कि दैट वी वांट फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, की हमारे पास जो भी डेट का प्रोपोर्शन हम ऐड करें, वो हमारी जो या अर्निंग पर शेयर है उसको वो बढ़ाए, ना कि कम करे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट, स्टूडेंट सबसे पहली बात हम कहते हैं, बिज़नेस कहता है कि दैट डेट इज़ चीपर, सो दैट वी शुड ऐड डेट। ठीक है, वी आर एग्री, we agree that yes, that is a cheaper. Why it is cheaper? Because that it is giving you tax benefit. आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट अमाउंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस मान के प्रॉफिट में से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चीपर डेट, दैट चीपर सोर्स ऑफ फंड। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है, इट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? आपकी कमिटमेंट्स हैं। आपकी कमिटमेंट्स क्या हैं? भई अगर आप कुछ बोरो करते हो तो विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने वो देखना है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है, मतलब आप उसको उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक दोनों कंसीडर करके चलो कि वो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपको। आपके पास जो कैश फ्लो पोज़ीशन है उसमें से आर यू एबल टू पे योर लायबिलिटीज़ ऑन टाइम? fulfill your commitments on time, to on that smoothly without any facing any problem। तो ये आपने देखना है कॉस्ट ऑफ डेट हमारी जो है वो कितनी आ रही है, मतलब हमारी जो लाइबिलिटीज है, डेट सर्विस जो है वो हम आराम से पे कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। अब देखो, स्टॉक मार्केट आपको मालूम है, शेयर मार्केट, जैसे अब कोविड-19 चल रहा है ना, दैट पीपल दे आर नॉट एबल टू अर्न, स्टॉक मार्केट कहीं कोई डाउन जा रहा है। तो ये जो क्राइसिस हैं ये आते हैं जाते हैं। समटाइम्स देयर इज अ बुलिश पीरियड। बुलिश पीरियड क्या होता है? दैट व्हेन दैट दैट शेयर मार्केट इज राइजिंग, और बेरिश पीरियड व्हेन इट इज डिक्लाइनिंग। मतलब शेयर की कीमतें जब बढ़ती हैं उसको हम कहते हैं बुलिश पीरियड, बुलिश फेज, और जब कम होती हैं तो उसमें हम बेरिश कहते हैं। तो आप देखो कि व्हेन दैट choice of capital structure depends upon this stock market reaction also। टाइम देख रही थी कि टाइम कितना हो गया। चलो एक दो पॉइंट और कर लेंगे, बाकी कल करेंगे, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो यू कैन सेंड मी मैसेज सो दैट वी कैन रिपीट टुमारो। आपको कोई भी इसमें देखो, ये जो हमारा चैप्टर है, ये टॉपिक है, आपने इसमें अभी ये फैक्टर्स करवाने के बाद तो आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन करवाना है। न्यूमेरिकल किस किस तरह के आते हैं वो हम कल करेंगे न्यूमेरिकल। तो आपको जो फैक्टर्स बचेंगे वो कर लेंगे। तो अभी एक दो दिन हमने अपने इसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में भी लगाने हैं, तो कल तो कोशिश करेंगे। उसके बाद कल मैं आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगी, ताकि सैटरडे जो वर्कशीट आपके पास आएगी, दैट आई विल इंक्लूड सम न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, तो यू विल गेट प्रैक्टिस ऑफ दिस। तो आपको मैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दूंगी कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पे। बेटा करने जरूरी हैं, अदरवाइज अगर आप सोचोगे बाद में कर लेंगे, कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं सारे के सारे हमारे को डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बिना अच्छे से पढ़े टाइम दिए यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो कल को कई बार, क्योंकि हमारे पिछला फीडबैक हमारे बच्चों का, हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा है कि बच्चों ने पेपरों तक, हमारे बोर्ड एग्जाम्स तक, मैम चैप्टर 9 समझा दो, चैप्टर 9 समझा दो। जब समझा रहे हैं टीचर, जब पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू डू, एंड उसके बाद उनको भूल जाता है। और जब वो पढ़ने बैठते हैं कि पेपर आगे पढ़ने बैठते हैं, और सारा बर्डन भी होता है, प्रेशर भी होता है, सारे चैप्टर करने हैं, उसको समझ कुछ नहीं आता। तो टेक योर टाइम, लेकिन आप साथ में मेरे चैप्टर 9 कर रहे हो, मेक श्योर। तो अब हमारे पास स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट का हमारे क्या है कि जब स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, शेयर मार्केट इज राइजिंग, जब वहां पे शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं तो बड़े सारे लोग चाहेंगे यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। कंपनी के लिए शेयर्स बेचना उस टाइम में बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, आपको लगेगा कंपनी बड़ी अच्छे में चल रही है। तो दैट मीन्स दैट टाइम दे कैन ऐड मोर इक्विटी। लेकिन अगर वही शेयर मार्केट में आपका फेज कौन सा चल रहा है? बेरिश चल रहा है। शेयर मार्केट की जो शेयर की कीमतें हैं वो गिर रही हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वो अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
तो आपको ये भी देखना है कि स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा चल रहा है, उसमें आप ज़्यादा पैसा इक्विटी से इकट्ठा कर पा रहे हो, कर पाओगे कि नहीं, और यू विल हैव टू ऐड डेट इन दैट। तो स्टूडेंट्स, आप एक चलो ऐसा करते हैं, स्टॉक मार्केट, मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिपीट कर दिया। तो अच्छा, उसके बाद हम करते हैं रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क की बात कर रहे हैं। अब दो तरह के रिस्क की बात कर रहे हैं। एक हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, एक है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, एंड बिजनेस रिस्क। तो आपके पास दो तरह के रिस्क हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक हो गया फाइनेंशियल रिस्क, एक हो गया बिजनेस रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क क्या है, मतलब जो आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू बोरो मनी, दैट व्हाट यू हैव टू पे। अगर हम लोन ले रहे हैं तो आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें ऐड होगा और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होगा। तो मतलब ये लोन का हो गया। अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो एनुअली यू हैव टू पे इंटरेस्ट अमाउंट, एंड ऑन द मेच्योरिटी पीरियड, जब सपोज करो आपने 3 साल के लिए इशू किए डिबेंचर, अब वो 3 साल पूरे हो गए, नाउ दिस टाइम पीरियड इज ओवर, यू हैव टू पे बैक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर। भाई जिसने 3 लाख रुपए लगाए थे, आपको वो 3 साल के बाद वो 3 लाख रुपए वापस करने हैं, और हर साल फॉर 3 years यू हैव टू पे एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, दैट इफ वी आर गोइंग टू ऐड मोर डेट, इट विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। ये आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल पेमेंट्स, जो फिक्स चार्ज फंड्स हैं, फिक्स चार्जेस हैं, वो बढ़ाता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है, आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके फिक्स्ड खर्चे जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंट हो गया, आपके वेजेस सैलरीज हो गई, टैक्स अमाउंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये कुछ खर्चे हैं जो आपके, अब जैसे वाईफाई चल रहा है, वाईफाई का आपको मंथली रेंट आएगा, बिल आएगा, तो ये आपके लिए कंपलसरी है पे करना। तो ऐसे कई खर्चे, अब आपको इंटरनेट के लिए डाटा डलवाना है, चलो वाईफाई लगा लो, यही सेम बात होगी। तो ये कुछ खर्चे हैं आपके जो आपको मंथली पे करने ही करने हैं। तो आपको ये देखना है, इफ दीज एक्सपेंसेस आर मोर, देन डोंट ऐड मोर डेट। इफ फाइनेंशियल रिस्क इज मोर, डोंट ऐड मोर डेट। तो सीधी सी बात है, जब आपको लगता है कि आपका बर्डन ज्यादा है, जो आपने बोरो किया है वापस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। दैट व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, that where we are going to decide the financing pattern, we are going to decide what will be the proportion of different sources of funds, what will be the proportion of equity and debt in total capital, और उसको हमने कैसे अपना कैसे हम देख रहे हैं कि what will be the proportion, with the help of earning per share analysis, with the help of return on investment analysis, and then by considering the factors affecting choice of capital structure. So with the help of these things, we have studied about that what will be the proportion we need to choose for capital structure, and judicious कौन सा होता है, जिसमें आपका ऐसा मिक्स तैयार हो, जिसमें आपकी डेट और इक्विटी का ऐसा प्रोपोर्शन हो, ऐसी रेशो हो, चाहे वो ये रेशो हो, चाहे वो ये हो, या ये हो, या कोई और हो, which will help you to maximize shareholders wealth, या which will help you to increase earning per share, जो आपके अर्निंग पर शेयर को बढ़ाए, आपने वो प्रोपोर्शन तैयार करना है। उसके बाकी के फैक्टर्स हम कल करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू एंजॉयड माय लेसन। एंड बेटा, बच्चे रेगुलर नहीं आए, सुबह उठते नहीं आए, तो आप ट्राई करो अपनी क्लास रेगुलरली अटेंड करने की। चलो आप बाद में ऑफलाइन तो देख ही लेते हो, वो मेरे को व्यूज से पता लग जाता है। आपने क्या करना है, अब ये सारा का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर तक आपने अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करना है, मुझे डाउट भेजना है कि आपका क्या डाउट है, क्या चीज समझ नहीं आई, सो दैट आई कैन ऐड इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अभी 1 मिनट पड़ा है, चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो आप ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, मेन आपका टॉपिक है, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है और मुझे अपने डाउट्स बताइए। और सैटरडे को आपको वर्कशीट मिलेगी जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।